अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लाइकोजन जब भी सेल के अंदर ग्लूकोज आता है तो वो मतलब कि एटीपी बनाने में मतलब कि यूज़ किया जाता है। क्रेब्स साइकिल। हाँ, जब भी ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो उसको स्टोर किया जाता है ताकि ऐसी स्टेज जब बॉडी में ग्लूकोज इनफ नहीं है तो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है तो उसके लिए उसको यूज़ किया जा सके। तो जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो होता है तो उसको यूज़ करने के लिए ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। उस ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के मतलब कि ये नहीं कि अनलिमिटेड मतलब के फॉर्म में हम ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन की कुछ लिमिटेशंस हैं तो वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी हमने यूज़ कर ली, उतनी हमने प्रोड्यूस कर ली एटीपी। उसके अलावा जो बाकी ग्लूकोज बचता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। फिर ग्लाइकोजन की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद ग्लाइकोजन को मतलब मज़ीद स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लिवर में 100 ग्राम और मसल में 400 ग्राम तक हम स्टोर कर सकते हैं ग्लाइकोजन को। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो उसको हम फैट की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और फैट का हमें पता है कि हम अनलिमिटेड स्टोर मतलब कि फैट में स्टोर अनलिमिटेड अमाउंट में हम फैट को स्टोर कर सकते हैं बॉडी में। फैट की कोई लिमिट नहीं है अनलेस कि आपको कोई डिजीज़ ना हो उसकी। अब स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। हम इसमें देखेंगे किस तरह से ग्लूकोज बॉडी सेल के अंदर एंटर होता है, उसके बाद ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन पॉलीमर्स बनते हैं। उसके बाद जब दोबारा बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो किस तरह से ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर हमें ग्लूकोज देता है। सबसे पहला है कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन है क्या? ये पॉलीमर और ग्लूकोज है। ग्लूकोज की चेन है जो ग्लूकोज आपस में मिलके एक स्पेसिफिक बॉन्ड के थ्रू मिलके चेन बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, उनको ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड कैन बी मेटाबोलाइज्ड when body need glucose. Why we store glucose? Because we do not eat alternative, so all time. So body store when you eat and provide continuous when needed. For example, our brain need glucose all time for work. इसका ये कि अब बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज आता है वो एक स्पेसिफिक लिमिट में होता है। फॉर एग्जांपल 100 to 120 ग्राम पर लीटर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है बॉडी में। तो मतलब कि 70 to 80, 80 to 100 कहते हैं नॉर्मली, मतलब 120 तक भी, मतलब कि अगर आप फैट स्टेट में हैं तो नॉर्मल होता है ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज। अब जैसे ब्लड में फॉर एग्जांपल एक दो घंटे के बाद आपने ग्लूकोज मतलब कि जितना ब्लड में था वो कंज्यूम कर लिया, उसके लिए बाद में आपको ये तो नहीं कि बाद में फिर आप दोबारा कुछ खाएंगे तो फिर ग्लूकोज मिलेगा, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। तो इससे बचने के लिए ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है, बॉडी स्टोर करती है ग्लूकोज को, ताकि हर टाइम आपको खाना ना पड़े, हर टाइम आपको एनर्जी की जरूरत ना पड़े। जब मतलब कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़े खुद वो मतलब कि अपने स्टोर को यूज़ करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर दे। तो हमारा ब्रेन कंटिन्यूस वर्क करता है, कंटिन्यूस वर्क कर रहा है तो मतलब कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होती है। तो एक ये भी है कि मतलब कि बॉडी फिर उस स्टोर्ड फॉर्म को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए। ग्लाइकोजन स्टोर ऑर्गन्स है, लीवर और मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। लीवर स्टोर एंड रिलीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल गोज डाउन और एंड स्टोर 100 ग्राम। दिस स्टोरेज फ्लक्चुएट ड्यूरिंग फैट एंड फास्टिंग स्टेट। फॉर एग्जांपल जब फैट है तो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, स्टोरेज फॉर्म हाई हो जाएगी। जब फास्टिंग मतलब कि जब आपको मतलब नहीं खा रहे, भूख लगी है, तो उस दौरान बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी आपको इस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज मिलता है, तो उस वक्त स्टोरेज इसकी कम हो जाती है, स्टोर्स कम हो जाते हैं। इस तरह फैट फास्ट में ये फ्लक्चुएट करता रहता है इसके ग्लाइकोजन स्टोर्स। और हमें पता है बॉडी में दो और मतलब के दो हैं, जो लीवर और मसल जो ग्लाइकोजन स्टोर करती है। मसल को देखते हैं, मसल ओनली स्टोर फॉर देयर ओन यूज एंड डू नॉट रिलीज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल गोज डाउन। सेल्फिश, they do not have glucose phosphate enzyme to break again to glucose, so it mean it's cannot release। ये 400 ग्राम तक स्टोर कर सकता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज को। मसल ग्लाइकोजन स्टोर आल्सो फ्लक्चुएट बट ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज स्टेट, मतलब कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे ग्लूकोज आपका बॉडी का मसल का यूज़ होगा, जब आप रेस्टिंग स्टेट में ग्लूकोज यूज़ नहीं होगा तो इसका जो स्टोर्स हैं फ्लक्चुएट करेंगे रेस्ट और एक्सरसाइज में। इस चीज़ को समझ लेते हैं। लीवर है, फॉर एग्जांपल आपको बॉडी के आप जब कुछ नहीं खा रहे हो, आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो जो भी आपको ग्लूकोज मिल रहा होता है वो लीवर से मिल रहा होता है। मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो आपको बॉडी को नहीं देगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब भी वो ग्लूकोज को यूज़ करेगा, इसके अलावा वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं करेगा। सिर्फ लीवर है जो मतलब कि बॉडी में जब भी ग्लूकोज लेवल कम होता है तो वो पूरा करने के लिए अपने जो स्टोर्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है।
तो एक ये भी रीज़न है। उसकी दूसरी रीज़न ये है कि मसल्स में जो फास्फेटेज एंजाइम है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो एब्सेंट होता है। जो एब्सेंट होता है तो एब्सेंट होने की वजह से वो ग्लूकोज फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ग्लूकोज ब्लड में रिलीज नहीं कर सकता। एक ये भी रीज़न है। तो इसलिए कि मसल जितना भी ग्लूकोज स्टोर करता है वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए करता है, जबकि लीवर जो 100 ग्राम स्टोर करता है वो बॉडी के लिए यूज़ करता है। यहाँ पे ग्लूकोज का देख लेते हैं। 6 कार्बन है और देखते हैं ग्लूकोज के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब ये ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन है। अब कार्बन नंबर 1 पे मतलब कार्बन नंबर 1 को हम मतलब के अल्फा कार्बन कहेंगे। तो अब जो ये दूसरा मालिक्यूल है इसी तरह इसके साथ अटैच होता है, उसकी कार्बन नंबर 4 से। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 4 है। अब जो कार्बन ये जो बॉन्ड बनता है दो ग्लूकोज मालिक्यूल के दरमियान, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बनता है। मतलब कि कार्बन नंबर 1 किसी एक ग्लूकोज मालिक्यूल और अगले जिसके साथ अटैच होना उसका कार्बन 4 के साथ अटैच होता है, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब कि वो कार्बन 1 के दरमियान तो अल्फा कार्बन 1 थी और 4 4 कार्बन 4 मतलब कि अनदर ग्लूकोज मालिक्यूल उसका कार्बन नंबर 4 और उनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, तो कहते हैं अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इट हैज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि ये ब्रेक डाउन होकर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना पॉलीमर्स हमने जब ड्रॉ करने हैं ग्लूकोज के, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर सकते बार बार हम। तो हम उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस तरह से करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज मालिक्यूल है, इसकी कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 6 है। हम देखेंगे कि जब पॉलीमर्स बनता है तो इन्हीं तीन जो कार्बन है इन्हीं पे बॉन्ड बार बार बनते हैं, जिसकी वजह से पॉलीमर्स बनता है। तो आगे जब हम देखें, लेकिन इस फॉर्म को ना आप मतलब कि याद रख लें कि किस तरह कार्बन 1 4 जिस तरह 1 है 4 है और 6 है, 1 4 और 6 इस तरह से मतलब कि हम देखेंगे किस किस कार्बन में कौन कौन सा बॉन्ड अटैच होता है, कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। अब देख लेते हैं हेपेटोसाइट में किस तरह से ग्लाइकोजन स्टोर होता है। हम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कैसे ग्लूकोज आता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कैसे पॉलीमर्स बनते हैं। उससे पहले ये पढ़ लें हम कि काइनेज ऐड फॉस्फेट ग्लूकोज फॉर ग्लूकोन मतलब कि ऑन ग्लूकोज एंड हेक्सो ऑन हेक्सोज। मतलब कि जो ग्लूकोकाइनेज है वो ग्लूकोज पे फॉस्फोरेट करता है और जो हेक्सो है वो हेक्सोज पे फॉस्फोरेट करता है। बोथ हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज हैड फॉस्फेट ऑन ग्लूकोज बट मेनली ग्लूकोकाइन। अब ये देखते हैं मतलब कि दोनों का फंक्शन ये है कि फॉस्फोरेट ऐड करना है ग्लूकोज के ऊपर, लेकिन फंक्शन डिफरेंस क्या है कि इनकी लोकेशन पे डिफरेंस है। ग्लूकोकाइनेज है वो प्रेजेंट होता है लिवर में और हेक्सोकाइनेज वो प्रेजेंट होता है मसल में। बस ये डिफरेंस है, बाकी दोनों काम सेम है कि वो ग्लूकोज पे उन्होंने फास्फोरेट ऐड करना होता है फास्फेट। अब ग्लूकोज पे फास्फेट क्यों ऐड किया जाता है, इसकी ये भी रीज़न है कि ग्लूकोज मतलब कि अब वो उसको वो उसके ऐसी स्टेबल में ऐसी फॉर्म में लाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज जब सेल में आता है तो दोबारा वो सेल से बाहर भी तो जा सकता है। अब उसको ऐसी फॉर्म में लाने के लिए कि दोबारा वो सेल से स्केप ना कर सके, उस पर फास्फोरेट बॉन्ड अटैच किया जाता है कि वो सेल के अंदर ही रहे। अब देखते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट में क्या है कि लीवर मतलब कि लीवर सेल्स होते हैं ना हेपेटोसाइट, उनको हेपेटोसाइट कहते हैं। तो उसमें GLUT2 होता है। GLUT2 क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होता। ओनली GLUT4 विच आर प्रेजेंट ऑन द मसल विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज। ग्लूटो होता है, ग्लूटो मतलब कि ग्लूकोज जैसे GIT से एब्जॉर्ब हुआ ग्लूटो के थ्रू ग्लूकोज लिवर सेल के अंदर चला गया हेपेटोसाइट के अंदर। अब ये लिवर सेल के अंदर चल गया, सेम वही स्ट्रक्चर आप याद रख लेना 1 4 और 6 मतलब कार्बन पे। अब ये अंडर को किसके अंडर को आएगा, ग्लूकोकाइनेज। पता लिवर में ग्लूकोकाइनेज होता है और मसल में हेक्सोकाइनेज होता है। ग्लूकोकाइनेज के अंडर आएगा ग्लूकोज फास्ट, इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इसने कार्बन नंबर 6 ग्लूकोज 6 फास्फेट क्यों कहा, कार्बन नंबर 6 पे इसने फास्फेट बॉन्ड अटैच कर दिया। फिर अंडर को नेक्स्ट ये आएगा फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, इसको कर देगा 1 ग्लूकोज 1 6 फास्फेट पे। मतलब कि फास्फोग्लूको एंजाइम इसको क्या करेगा, कार्बन नंबर 6 से का फास्फेट रिमूव करके कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट अटैच कर देगा। अब नेक्स्ट ये हमें कन्वर्ट हो गया फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के थ्रू G1P मिल गया, हमें शॉर्ट फॉर्म लिया था G1P। अब नेक्स्ट एक एंजाइम है UDP ग्लूकोपायरोफॉस्फेलेज। UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फेलेज। UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फेलेज क्या करता है कि G1P को UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है, यहाँ पे एक वो मतलब सब्सट्रेट यूज करता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में से एक फास्फोर लेता है, इसको लगा देता है, उसके साथ यूडी ट्राइफॉस्फेट में से यूराडीन और फास्फेट को अटैच करता है G1P के साथ, इसको कन्वर्ट कर देता है UDP ग्लूकोज में। और पीछे तो फास्फेट बच जाते हैं, उनको पायरोफॉस्फेट के पैक्ट करके इसको 2 फास्फेटाइड में कन्वर्ट कर देता है और वो एंजाइम को करता है पायरोफॉस्फेट। इसको हम छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरह से G1P UDP ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। उसके कौन सा एंजाइम था, UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फेलेज।
अब ये प्रोडक्ट जो हमें मिल गया यूराडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज या यूराडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। अब यहाँ से ग्लूकोज रिलीज करता है। अब ये ग्लूकोज रिलीज करता है, हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक बेस है फाइबर्स की, जिनके ऊपर आके पॉलीमर्स जो ग्लूकोज ने। अब जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजेनिन, इस ग्लाइकोजन सॉरी ग्लाइकोजेनिन है। ग्लाइकोजेनिन है ये मतलब कि फाइबर्स की एक ना मतलब चेन है नीचे, मतलब जो बेस बनाती है ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए। अब इसके ऊपर आके ग्लूकोज ने वन बाय वन अटैच मतलब कि चेन बनानी होती है। तो ये ग्लाइकोजन है ये मतलब कि नॉन रिड्यूसिंग होती है, ये नेक्स्ट ब्रेकडाउन होती है, रिसाइकलिंग यूज होती रहती है। तो ये ग्लाइकोजेनिन है। तो ग्लाइकोजेनिन पे यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है। अब यहाँ पे जो यूडीपी ग्लूकोज हमें मिला, उसने ग्लूकोज से रिलीज कर दिया, यूराडिन डाइफॉस्फेट बना, वो अगेन बैक जाएगा, उसके साथ मिलेगा अगेन यूराडिन ट्राइफॉस्फेट बना देगा, वो अगेन यूज होता रहेगा। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन हमें क्या, हमें ग्लूकोज 1 फास्फेट में से ग्लूकोज मिल गया। अब ग्लूकोज फॉर्म में हमने स्टोर करना है ना, ग्लूकोज की पॉलीमर्स बनेगी तो ग्लाइकोजन स्टोर होगा। अब यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है ग्लाइकोजन सिंथेस, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि जब भी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो भी होती है इसको रेगुलेशन करना होता है, दो एंजाइम काम करते हैं। एक तो है ग्लाइकोजन सिंथेस और दूसरा है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ग्लाइकोजन सिंथेज और फास्फोराइलेज, इनकी रेगुलेशन की वजह से ग्लाइकोजन स्टोर होती है और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होती है, इन्हीं दो एंजाइम की मदद से, क्योंकि हार्मोन्स इन्हीं पे एक्ट करते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेज है, ग्लाइकोजन चेन एलोंगेटर है। अब इस ग्लाइकोजन सिंथेज में बहुत से एंजाइम काम करते हैं, इसी रेंज में आते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है, ये चेन एलोंगेशन बनाता होता है कि ग्लूकोज को आपस में अटैच करके चेन से मतलब एक बहुत बड़ी चेन बनाता रहता है। अब जैसे ही ग्लाइकोजन आ गया, ग्लूकोज आ गया, तो ग्लूकोज इस ग्लाइकोजन के ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो आपस में जो अभी बॉन्ड बना रहा है वो है अल्फा 1,4, मतलब कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, और इस तरह से एक लंबी चेन बन रही है। फिर आगे देखते हैं ये लंबी अगर इसी तरह चेन बनती जाएगी तो बहुत बड़ी जगह ले लेगी, बड़े बड़े पॉलीमर्स बनना शुरू कर देंगे। फिर इनकी ब्रांचिंग होती है, जिस तरह से एक ट्री की ब्रांचिंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक जो मतलब उसका रूट है, तो उसके अलावा उसकी ब्रांचेस आगे बनती है, फिर ब्रांचेस पे आगे उसके लीफ होते हैं। इसी तरह से इसकी आगे ब्रांचेस हमें बनानी है डिफरेंट तरह की। तो अल्फा 1,4 है जो मतलब कि जिसने दो ग्लूकोज मालिक्यूल को आपस में अटैच किया और इस तरह से बहुत बड़ी चेन बना दी, वो किसकी वजह से, ग्लाइकोजन सिंथेसिस की वजह से, अल्फा 1,4। अब नेक्स्ट जाएगा, नेक्स्ट इस पे एक एंजाइम एक्ट करेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड क्या करेगा, इसको चेन जो बनी है इसको सेंटर से ब्रेक डाउन कर देगा। अब सेंटर से जब ब्रेक डाउन कर देगा उसके बाद एक नया एंजाइम आएगा 4,6 ट्रांसफरेंस और ब्रांचर। वो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी चेन बनी है ना, इस चीज को समझे, एक बड़ी चेन बन गई, अल्फा 1,6 बॉन्ड था उसके दरमियान में। अल्फा 1,6 बॉन्ड क्या हुआ, अल्फा 1,4 बॉन्ड था, अल्फा 1,4 बॉन्ड था, 1,4 बॉन्ड सिंपल कर लें। 1,4 बॉन्ड था, जब उस मतलब कि इसके दरमियान इसको एंजाइम आया, उस वो क्या एंजाइम का नाम क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज। उसने क्या किया, इसको चेन को दरमियान से तोड़ दिया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद उसने इसका जो बेस का ग्लूकोज था और इसका जो बेस का ग्लूकोज था, मतलब इस चेन को इधर ला के इसके साथ इस ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ अटैच कर दिया। इस ग्लूकोज मालिक के साथ जब अटैच होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, 1,6। अब मतलब कि इन ग्लूकोज दो मालिक्यूल जो आपस में एलोंगेट कर रहे हैं उनके दरमियान बॉन्ड जो बन रहा है वो है 1,4। और जो आपस में अटैच कर रहे हैं इस तरह से, मतलब कि जो वर्टिकली अटैच हो रहे हैं ग्लूकोज, उनके दरमियान में 1,4 बॉन्ड। और जो मतलब हॉरिजॉन्टल अटैच हो रहे हैं आपस में इस तरह से, ये वाले रेड, ये है 1,6 बॉन्ड। अब ये 1,6 बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट एक एंजाइम आता है ब्रांचर। अब ब्रांचर क्या करता है, मतलब कि वो मजीद इस चेन को मतलब कि ब्रेक डाउन करता है और मजीद ब्रांचेस बनाना शुरू कर देता है, और इस तरह से ये बहुत बड़ी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं, पॉलीमर्स बनना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल पहले एक चेन लंबी है, उसको आप ब्रेक डाउन किया, फिर उसको साइड पे अटैच कर दिया, दोनों तरफ से अटैच हुआ, फिर नेक्स्ट एलोंगेशन हुई, फिर नेक्स्ट अटैच कर दिया। इस तरह से एक टी टाइप ब्रांचेस बनना शुरू हो गई। जो वर्टिकल उनके दरमियान में 1,4 बॉन्ड है और जो हॉरिजॉन्टल अटैच हुई उनके दरमियान में 1,6 बॉन्ड है। और ये कौन एंजाइम कर रहा है, 4,6 ट्रांसफरेज ने क्या किया, इन मतलब कि इसको इसके साथ अटैच कर दिया, और ब्रांचर एंजाइम भी कहते हैं इसे। 1,6 है और 1,4 है और 1,6 है, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6। इस तरह से ये ब्रांचेस बनना शुरू हो गई, और इस तरह से ब्रांचेस इन फॉर्म में, इन पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स बन के इन पॉलीमर्स की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है लिवर सेल्स में। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देख लें, इस दोबारा रिवाइज करेंगे। अब देखना तो किस तरह से मतलब कि कौन सा किस में एंजाइम एक्ट करता है, किस तरह से ब्रांचेस बनती हैं, इस फॉर्म में ग्लाइकोजन हमारे लिवर सेल्स में स्टोर होता है। अब देखते हैं, अब ये पॉलीमर्स है, पॉलीमर को ले लेते हैं, इसको मैं जरा जूम इन करता हूँ। अब देखें इसमें एक रिड्यूसिंग एंड है, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड है। रिड्यूसिंग एंड ये है कि मतलब कि उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड जिसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान में जो बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, अल्फा 1,4 है, और इनके दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक अल्फा 1,6 बॉन्ड है।
मतलब कि ये वही पॉलीमर्स है ना। अब ये नेक्स्ट इसके ऊपर 1,4 बनना शुरू हो जाएगा बॉन्ड। इस तरह से एक लंबी चेन बनी, इसको कट किया, उसके साथ अटैच कर दिया। अब इनके दरमियान में अल्फा 1,4 बॉन्ड है, इनके दरमियान में अल्फा 1,6 बॉन्ड है, इनके दरमियान में अल्फा 1,6 बॉन्ड है। इस तरह से एक चेन बनती है। और ये कौन करवा रहा है? ग्लूकोज पॉलीमर्स है। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम के आगे ब्रांचेज है, मतलब जिनमें 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम है, ब्रांचर एंजाइम भी जिसे कहते हैं। अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडेज है, अल्फा 1 ग्लाइकोसिंथेसिस। तो इस तरह से डिफरेंट एंजाइम मिलकर इसी ब्रांचेस बना रहे हैं, लेकिन मेन जो है ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम ही है। इस तरह से देख लें। अब ये रिड्यूसिंग है ना, बिकॉज नॉट पार्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। रिड्यूसिंग है ना, ये उसका ग्लाइकोसाइडिक पार्ट का जो भी बॉन्ड का पार्ट नहीं है। तो अब देखें सेम उसी तरह से अल्फा 1,4, अल्फा 1,6 और 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम ने इसके ऊपर एक्ट किया। सेम वही चीज़ है, मतलब डिफरेंट पॉलीमर्स के डिफरेंट पार्ट में ना इसको एक्सप्लेन दोबारा किया हुआ है। ऑल दीज आर नॉन रिड्यूसिंग बॉन्ड, ग्लाइकोजन सिंथेज, अल्फा 1,4 कट फंक्शन एडिड। फोर्स मतलब उसका फोर्स ट्रांसफर का एंजाइम का फंक्शन क्या है? वो इस ब्रेक बॉन्ड को, मतलब जो एक पॉलीमर्स लंबी बन रही है उसको ब्रेक डाउन करता है सेंटर से, दोबारा अटैच कर देता है, नई ब्रांच बना देता है। इस तरह से एक लंबी इलोंगेशन नहीं होती किसी भी चेन की, उसकी ब्रांचेस बनती जाती है। और एक ब्रांचेस की शक्ल में, हम ज्यादा फॉर्म में ग्लूकोज इजिली ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें वन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज देन ग्लाइकोजन। जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज, अब ये समझ लेते हैं कि बेसिक पहले समझ लेते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है क्या चेंजेस होंगे। जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है तो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है तो उस फॉर्म में बॉडी को ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं करनी होती। जब बॉडी को ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं करनी होती तो बॉडी को क्या करना चाहिए? ब्रेकडाउन करनी चाहिए। तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस वाले एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे और जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन वाले एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस, देन ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज लेड टू द ब्रेक ऑफ अल्फा 1,4 बॉन्ड, एड फास्फेट ऑन इट। when glycogen phosphorylase break alpha 1 bond, एड फास्फेट ऑन इट। मतलब कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा, मैंने पहले बताया कि दो एंजाइम है, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है, और ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम है जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करवाता है। तो ये दो मेन एंजाइम है। तो जब भी ग्लूकोज लेवल कम होगा तो बॉडी को ग्लाइकोजन सिंथेसिस की जरूरत नहीं है, बॉडी को ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन की जरूरत है, क्योंकि उसे ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो क्या करेगा? अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेकडाउन करेगा, उस पर फास्फेट अटैच करेगा और सेल से रिलीज कर देगा, मतलब नेक्स्ट आगे पास ऑन कर देगा। Every non-reducing end and remove it from chain and shortening the chain to form glucose 1 phosphate. In every chain at least 4 molecules left. अब इस चीज को समझ लेते हैं। ये एक ब्रांचेस थी, मतलब कि जो पॉलीमर्स था। अब पॉलीमर्स में क्या किया? ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम क्या करता है? इन ब्रांचेस को अल्फा 1,4 बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर देता है। अब जब ब्रेक करता है ना तो फिर 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्म में इनको ब्रेक डाउन करता है। 4 ग्लूकोज फॉर्म में उनको जब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है तो मतलब कि नेक्स्ट जब जाता है, नेक्स्ट 4,6 ट्रांसफरेज एंजाइम्स होते हैं। मतलब 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में इनको मतलब कि ब्रेक डाउन करके सेंड कर देता है। 4,6 ट्रांसफर एंजाइम क्या करता है? उनको उन 4 मॉलिक्यूल को मतलब कि मजीद एक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और पीछे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेफ्ट हो जाता है। मतलब कि इन 4 चेन से इनको फिर एक चेन पॉलीमर्स बना देता है, फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सेपरेट रह जाता है, बाकी सब फिर एक चेन बना लेते हैं। जब फिर एक चेन बना लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसकी मदद से? 4,6 ट्रांसफरेज की मदद से अल्फा 1 ब्रेकडाउन। ये जो ग्लूकोज है ना, ये सेपरेट मतलब कि नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट मतलब कि ये सेपरेट हो जाता है, प्रोड्यूस डायरेक्ट, इसको कहते हैं प्रोड्यूस डायरेक्ट ग्लूकोज। मतलब कि इसमें से ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये मतलब कि इससे सेपरेट हो जाते हैं, इससे सेपरेट होकर डायरेक्ट ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो पीछे चेन बच जाती है वो चेन नेक्स्ट पास ऑन होती है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज क्या करता है? चेन को ब्रेक डाउन करता है, उन पर फास्फोरेट अटैच करता है। फास्फोरेट अटैच करने के बाद पीछे सिर्फ ग्लाइकोजन ही बच जाती है, बाकी ग्लूकोज विद फास्फेट सेपरेट होते हैं। अब जब ग्लूकोज विद सेपरेट मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट आए हैं, ग्लूकोज इनके ऊपर एंजाइम ग्लूकोज 1 फास्फेट इनके ऊपर एंजाइम ऐड करता है फास्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज क्या करता है? इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट में जब कन्वर्ट कर देता है तो ये एंजाइम ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल चले जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल में होता है एंजाइम फास्फेटेज। फास्फेटेज एंजाइम इनमें से ग्लूकोज 6 कार्बन नंबर 6 से फास्फेट रिमूव कर देता है। अब ये फास्फेट जब रिमूव हो जाता है तो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है तो ये ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है, बॉडी में ब्लड में दोबारा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाता है। इस तरह से इनकी ब्रेकडाउन होती है। इस तरह से इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। किस तरह से सिंथेसिस होती है? जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो किस तरह ये ब्रेकडाउन होकर दोबारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। ये तो पढ़ लिया हमने कि ये किस तरह से सिंथेसिस होती है, किस तरह ब्रेक होती है। अब इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है वो पढ़ते हैं। अब
Muscle do not have glucose 6 phosphate, so glucose 6 phosphate produced but enter into glycolysis and produce ATP for contracting muscles. And in kidney has glucose 6 phosphate. Glucose 6 phosphate is produced during glycogenolysis gluconeogenesis to produce or release glucose. मतलब कि मेन जो ग्लूकोज फास्फेट है वो वर्क करता है, जो बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है वो मेनली एक्ट होता है लिवर में, लेकिन जो मतलब कि किडनी है वो भी उसके पास भी ग्लूकोज फास्फेटेज एंजाइम होता है, लेकिन वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। मसल के पास ग्लूकोज फास्फेट होता है, किडनी के पास भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते इस पे ग्लूकोज को मतलब रिलीज करने में बॉडी में, लेकिन लिटिल भी पार्टिसिपेट होता है इनका भी। तो ग्लूकोज फास्फेट इन किडनी है ग्लूकोज फास्फेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस टू प्रोड्यूस और रिलीज ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनोलाइसिस से मुराद ये है कि मतलब कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाए, और ग्लूकोनियोजेनेसिस से मुराद ये है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाए। तो इन दोनों प्रोसेस में ग्लूकोज फास्फेट रिलीज होता है। Just 1 to 2% glycogen breakdown into lysosomes. Enzyme is alpha 1 for glucosidase enzyme. If this is not work, this disease is Pompe disease and cause severe heart failure. इसकी रीजन ये है कि 1 to 2% जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है ना, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होती है, वो होते हैं लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम एंजाइम होते हैं अल्फा 1 फॉर ग्लूकोसाइडेज। अगर ये एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क ना करे, इनहेरिटेड डिजीज हो, तो इसमें यह होता है कि ग्लाइकोजन स्टोर होना शुरू होता है लाइसोसोम्स में, और इस तरह से लाइसोसोम्स ग्रैन्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं उसमें सेल्स के अंदर, जो कि हार्ट फेलियर करवा सकते हैं, क्योंकि सेल मतलब कि अब जिसमें ग्लाइकोजन स्टोर होगा वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेंगी ना, तो हार्ट फेलियर हो सकता है। अब जो पीछे हमने डिटेल में पढ़ा ना कि लीवर में क्या होता है, उसको हम इसमें मतलब कि एक सिंपल चार्ट में देख लेते हैं। अब ये होता है ग्लूकोस है, जो ग्लूकोस है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यूडीपी ग्लूकोस में यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम एक्ट करता है, जो ग्लाइकोजन बना देता है पॉलीमर्स। डिटेल में जाते हैं सिंपल एक चार्ट की तरफ। फिर नेक्स्ट, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो एंजाइम एक्टिव होता है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, इस चेन को दोबारा ग्लूकोज 1 फास्फेट में और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह हमें बॉडी को ग्लूकोज मिल जाता है। एक सिंपल चार्ट से हम देख समझ सकते हैं किस तरह ये पूरा चार्ट वर्क करता है, पूरा मैकेनिज्म ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का। अब नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज वेल रेगुलेटेड ड्यूरिंग द ग्लाइकोजन सिंथेसिस पाथवे, ग्लाइकोजन सिंथेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस के दरमियान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम वर्क करता है वो है ग्लाइकोजन सिंथेस, और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के दरमियान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम वर्क करता है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज है। देख लेते हैं कि इनहिबिट कैसे होते हैं ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। हम देखते हैं ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज कब एक्टिवेट होता है, जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है। बॉडी को इनहिबिट लिखा हुआ है ना, तो इनहिबिट कब होता है, मतलब कि जब बॉडी को ग्लूकोज ज्यादा, बॉडी के पास ग्लूकोज ज्यादा, बॉडी को एनर्जी अब नहीं चाहिए, तो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज को इनहिबिट करके रखना है ताकि वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन ना करे। तो कौन से फैक्टर जो इसको इनहिबिट कर देते हैं, जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होगा, क्योंकि बॉडी को तो अब ग्लूकोज चाहिए नहीं, हाई होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट लेवल हाई होगा, एटीपी लेवल हाई होगा, इंसुलिन लेवल हाई होगा, और जब कौन सा फैक्टर है जिनके कम होने की वजह से इनहिबिट होता है, ग्लूकागोन, क्योंकि ग्लूकागोन ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, तो ग्लूकागोन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन फास्फेट इनहिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन ये है कि स्ट्रेस में भी रिलीज होता है, तो लेकिन एपिनेफ्रिन अगर लेवल लो है तो ग्लाइकोजन फास्फेट इनहिबिट रहेगा। ग्लाइकोजन सिंथेस का देखते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेस कब इनहिबिट होता है। अब देखें ग्लाइकोजन सिंथेस को इनहिबिट करने की जरूरत क्या है, किस वक्त आती है, जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा, क्योंकि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो हमें उस वक्त ग्लाइकोजन सिंथेसिस तो करवानी नहीं है। तो बॉडी में जब भी ग्लूकोज लेवल कम होगा तो हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यही फैक्टर है, ग्लूकोज लेवल कम होगा, एटीपी लेवल कम होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट लेवल कम होगा, तो ऑटोमेटिकली ये इनहिबिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, ग्लूकागोन लेवल हाई होगा। ग्लूकागोन लेवल हाई इसलिए होगा क्योंकि बॉडी को मतलब कि ग्लूकागोन उस वक्त रिलीज होता है जब फास्ट स्टेट में बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, तो उस वक्त ग्लूकागोन रिलीज होता है। और एपिनेफ्रिन, ये भी एपिनेफ्रिन भी मतलब कि ये मसल्स में एक्ट करता है, इसके रिसेप्टर मसल्स और लीवर बहुत दोनों में है, तो ये भी मतलब कि ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करवाता है जब इसका लेवल हाई होगा। और इंसुलिन लेवल जब लो होगा, तो ऑटोमेटिकली ग्लूकागोन लेवल हाई हो जाता है। अब नेक्स्ट है रेगुलेटर्स। इसके 3 रेगुलेटर, सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेटर है, एनर्जी सिग्नल्स है, और हार्मोन लेवल है। सबस्ट्रेट ये है कि जब भी ग्लूकोज 6 फास्फेट
ये इटसेल्फ मतलब कि जब इनकी क्वांटिटी हाई होती है या लो होती है, तो ये इटसेल्फ बता रहे होते हैं सेल को कि मतलब कि अब हमारे पास एनर्जी हाई है या हमारे पास एनर्जी लो है। इस वक्त हमें ग्लाइकोजन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इटसेल्फ ये सिग्नल देते हैं, रेगुलेट करते हैं इस ग्लाइकोजन सिंथेसिस को। अब नेक्स्ट है एनर्जी सिग्नल्स, कि बॉडी में एटीपी लेवल हाई है या लो है। अगर एटीपी लेवल हाई है तो हमें ग्लाइकोजन बनानी चाहिए, अगर एटीपी लेवल लो है तो ग्लाइकोजन नहीं बनानी चाहिए, उसकी ब्रेकडाउन करनी चाहिए। अब तीसरा हार्मोन लेवल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्मोन लेवल में जो हार्मोन्स है वो इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, एपिनेफ्रिन है। अब हमें पता है जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है। इंसुलिन जब हाई हो जाता है तो इंसुलिन आके क्या करता है, ग्लूकोज को मतलब कि वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब जब ग्लूकोगोन लेवल हाई होता है वो आके ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करता है, साथ ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ब्रेक होना शुरू होती है। इस चीज़ को गौर से समझ लेना, मतलब कि आपको भी इस तरह समझ नहीं आएगी, तरह आप जब एंडोक्राइन में फिजियोलॉजी में जब पढ़ेंगे डिटेल से किस तरह से ग्लूकागोन इंसुलिन वर्क करते हैं, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी कि मतलब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म किस तरह ये रेगुलेट करते हैं। जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो होता है तो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। अब हमने पीछे पढ़ लिया कि हेपेटोसाइड में किस तरह से ग्लूकागोन मतलब कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होती है। अब देखते हैं मसल्स में कैसे। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मसल्स बॉडी को ग्लूकोज नहीं देते, वो सिर्फ अपने यूज के लिए रखते हैं। अब बॉडी से मसल जो ग्लूकोज यूज करते हैं वो सिर्फ उस इन केस यूज करते हैं कि आप उनको एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज में एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज होती है कंट्रैक्शन में, तो उसलिए वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। और यही एक एक्सरसाइज, ये एक सिग्नल है कि बॉडी ग्लाइकोजन मसल की ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होती है। अब इसमें क्या होता है कि सेम इस तरह GLUT4 है, इंसुलिन डिपेंडेंट, ओनली इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूट ट्रांसपोर्टर इज GLUT4, जो इंसुलिन की प्रोसेस में ही ग्लूकोज को मतलब कि एंटर होने देता है अपनी बॉडी में, अपने मसल सेल्स में। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट आता है ग्लूकोज 1 फॉर्म में, सेम वही G1P में कन्वर्ट होता है, यूडीपी में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन बनती है। अब इसका ब्रेकडाउन मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे, जब ग्लाइकोजन बन गई ना, अब आप देखते हैं आगे। पहली बात यह है कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम अगर एक्टिवेट हो जाता है ना, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा, 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब इसके बाद ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज 6 फास्फेट एंजाइम नहीं है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, सिर्फ लिवर मसल में नहीं होता, लिवर में होता है। तो वो अब ये दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से ये ब्लड में ग्लूकोज से रिलीज नहीं कर सकते मसल्स। तो क्या करते हैं, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को सिर्फ अपनी ही एनर्जी के लिए यूज करते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं, जिसपे ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हो गया, हमें पता चल गया ये ग्लूकोज ब्लड में नहीं जा सकता, सिर्फ मसल अपनी ही एनर्जी के लिए यूज करेंगे। अब देख लेते हैं ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज कैसे एक्टिवेट होता है, मतलब कि किस तरह मसल एक्सरसाइज करेंगे और एक्टिवेट होंगे। उसके नीचे हम स्टेप देखते हैं। हमें पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें कैल्शियम स्टोर होता है मसल में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पिछले कुछ लेक्चर्स में जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा था कुछ टॉपिक, जिसमें मैंने बताया था किस तरह से मसल्स एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जांपल एक DHP रिसेप्टर होता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के बाद कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम चैनल के थ्रू इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम जाकर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते हैं। अब ये है कि जैसे ही कैल्शियम मसल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मसल में कैल्शियम रिलीज होता है, काल मॉडलिन के साथ मिलकर कैल्शियम और काल मॉडलिन फास्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। फास्फोराइलेज काइनेज जाके नेक्स्ट फास्फोरिलेशन करवाता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की, और इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये क्या, व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्टेड एटीपी यूज्ड ब्रेकडाउन इनटू द एडीपी एंड एटीपी एडिड एंड प्रोड्यूस 1 एटीपी एंड 1 एपीपी। मतलब कि एटीपी यूज करते हैं, वो एडीपी और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, फिर दोबारा एटीपी बनती है और एक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन जाता है, उसका लेवल हाई हो जाता है, इसका मतलब है कि बॉडी में एनर्जी लो है। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट का हाई लेवल का मतलब है कि बॉडी में एनर्जी लेवल लो है, जिसकी वजह से एएमपी सिग्नल टू द ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। तो हाई एएमपी आल्सो सिग्नल देता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को कि वो मतलब कि रिलीज करे, वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दे। और नेक्स्ट ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज काइनेज है जो फास्फोरिलेशन करवाता है, और इस तरह से इसको ग्लूकोज 1 ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से हमें मसल्स को एनर्जी मिलती है। कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडेंट राइज एटीपी लेवल प्रेजेंट इन मसल्स नॉट इन लिवर। मतलब कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडेंट पे जो एटीपी लेवल डिफरेंस होगा, उसकी वजह से उसके अंदर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगी, तो हमें पता चलता है कि मतलब कि अब कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट ये सिर्फ मसल्स में होती है, लिवर में नहीं। अब हाई एएमपी, हाई कार्बोमोडलिन causes the phosphokinase enzyme and the glucophosphatase and glycogenesis।
तो मतलब कि हाई एएमपी लेवल स्टिमुलेट करता है हाई कार्बोनिल लेवल को। नेक्स्ट जो एंजाइम होता है वो है प्रोटीन काइनेज एंजाइम। प्रोटीन काइनेज नेक्स्ट ग्लूकोज फास्फेट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजेनेसिस ब्रेक हो जाती है। हम देखते हैं कि हाउ हार्मोन रेगुलेट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्मोन रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। तो इसमें देखेंगे किस तरह से हार्मोन्स रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और इनसाइड जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से ये स्टिमुलेट करते हैं। सबसे पहले है कि जो रिलीज हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं। पहला हार्मोन है इंसुलिन, वो पैंक्रियास से रिलीज होता है। फिर ग्लूकागोन पैंक्रियास से रिलीज होता है और एपिनेफ्रिन है वो एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है। अब देखते हैं whenever जो ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन और स्ट्रेस योर एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकागोन रिलीज। जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होता है और जब आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस की फॉर्म में एपिनेफ्रिन रिलीज होती है जब ग्लूकागोन जब आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। मसल्स हैव रिसेप्टर फॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉट फॉर ग्लूकागोन। ग्लूकागोन सिर्फ ओनली लिवर सेल्स को एक्टिवेट करता है ताकि बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करे। बाकी जो एपिनेफ्रिन है वो लिवर और मसल दोनों का स्टिमुलेट कर सकता है मतलब कि एनर्जी के लिए। ओनली टिश्यू pancreas are only tissue cells stimulated by glucagon to provide glucose to body, also stimulated by epinephrine। अब देख लेते हैं, हम पढ़ लिया कि कौन कहाँ से रिलीज होते हैं। हम देख लेते हैं इनका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले देखते हैं एपिनेफ्रिन का क्या मैकेनिज्म है। एपिनेफ्रिन जब भी मतलब ग्लूकागोन का पढ़ते हैं, ग्लूकागोन इंसुलिन पहले पढ़ते हैं उसके बाद बाकी। अब ग्लूकागोन कैसे है। ग्लूकागोन जब भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल लो होगा तो ग्लूकागोन रिलीज होगा। जब ग्लूकागोन रिलीज होगा तो वो जाके सर्पेटाइन रिसेप्टर्स हैं सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, इनको स्टिमुलेट कर देगा। अब इसके आउटसाइड एक मतलब के फैक्टर है और एक इनसाइड है। जैसे स्टिमुलेट आउटसाइड करेगा, इनसाइड फैक्टर स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ये मतलब के 3 मतलब के अल्फा बीटा और गैमा एक चेन है। मतलब जैसे ये इनमें इनको स्टिमुलेट करेगा, अल्फा फैक्टर जैसे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होगी उसको स्टिमुलेट कर, जी स्टिमुलेट प्रोटीन अल्फा जो फैक्टर इसको रिलीज इसको स्टिमुलेट करेगी। अल्फा फैक्टर इन बीटा और गैमा से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होते ही जाके एड्रेनल साइक्लेज के मतलब के इस मेम्ब्रेन के साथ एक हैंग होती है एक, जो मतलब के आगे नेक्स्ट उसने एटीपी को स्टिमुलेट करना होता है। जैसे ही अल्फा फैक्टर एड्रेनल साइक्लेज को एसी को मतलब के स्टिमुलेट करेगा, एड्रेनल साइक्लेज नेक्स्ट एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगी। जब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगी, साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट उसको स्टिमुलेशन कर देगा प्रोटीन काइनेज ए को। अब प्रोटीन काइनेज ए जैसे स्टिमुलेट होता है तो 2 काम करता है। पहला वो काम क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज को इनहिबिट करता है, क्योंकि ग्लूकागोन रिलीज हुआ है लो ग्लूकोज लेवल में। लो ग्लूकोज लेवल में हमें ग्लाइकोजन सिंथेज को इनहिबिट करना होता है, हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं करनी, इस वक्त हमें ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करनी है। जैसे प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है वो ग्लाइकोजन सिंथेज को फास्फोरिलेट कर देता है और इनहिबिट कर देता है। और जैसे इनहिबिट करता है नेक्स्ट इसका काम होता है फास्फोरिलेज काइनेज को एक्टिवेट करता है। फास्फोरिलेज काइनेज फास्फोरिलेशन लगा कर देता है उस पर फास्फोरिलेज ग्लाइकोजन पे। तो जिस तरह फास्फोरिलेज ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्टिवेट हो जाता है, जिस तरह ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पहला ये कि प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, उसने फास्फोर अटैच किया ग्लाइकोजन सिंथेज पे और ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज पे। पहला काम किया ग्लाइकोजन प्रोटीन काइनेज ए ने फास्फोर अटैच किया ग्लाइकोजन सिंथेज पे और ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज पे, लेकिन दोनों पे फास्फोर बॉन्ड अटैच हुए हैं, लेकिन ग्लाइकोजन सिंथेज फास्फेट अटैच होने की वजह से इनहिबिट हो गया और ग्लाइकोजन फास्फेट अटैच होने की वजह से एक्टिव हो गया। ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि इसमें फास्फेट बॉन्ड जैसे अटैच हुआ इनहिबिट हो गया, ये फास्फेट की वजह से इनहिबिट होता है, और ये ग्लाइकोजन फास्फेट अटैच होने की वजह से एक्टिव होता है। अब नेक्स्ट है इंसुलिन। एपिनेफ्रिन का भी सेम है। एपिनेफ्रिन जैसे रिलीज होता है वो सर्पेटाइन रिसेप्टर्स एक्टिवेट करता है, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन होती है, अल्फा बीटा और गैमा फैक्टर्स होते हैं, एड्रेनल साइक्लिक को रिलीज करते हैं। एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे साइक्लिक एएमपी लेवल हाई हो जाता है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होती है। सेम इस तरह फास्फोरिलेशन अटैच होती है ग्लाइकोजन सिंथेज पे, सेम फास्फोर अटैच होती है ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज पे। बट फंक्शन डिफरेंस क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेज पे फास्फोर अटैच होने से ग्लाइकोजन सिंथेज इनहिबिट हो जाता है, बट ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एक्टिव हो जाता है। अब नेक्स्ट इंसुलिन का देख लेते हैं। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल हाई होता है, बॉडी में इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन रिलीज होती है तो बाकी इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है जो सेल्स में होते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इंसुलिन भी 2 काम करती है। सबसे पहले फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है जो साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट कर देता है। जैसे साइक्लिक एएमपी को इनहिबिट करता है, ग्लूकागोन का पूरा मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। जब ग्लूकागोन का पूरा मैकेनिज्म स्टॉप होता है तो
जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसमें से फास्फोरिलेशन रिमूव हो जाती है, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही फास्फोरिलेज से ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज से फास्फेट रिमूव होती है, ग्लाइकोजन फास्फेट इनहिबिट हो जाता है। सेम इस तरह से जिस तरह से ग्लूकोगोन ने आके फास्फोरिलेट अटैच की थी, इंसुलिन ने आके फास्फेट रिमूव कर दी, जिस वजह से ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो गया और ग्लाइकोजन फास्फेट इनहिबिट हो गया, ग्लाइकोजन जो फास्फोरिलेज है वो इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से नेक्स्ट ये तो एक काम हो गया, इसने इसको एक्टिवेट कर दिया। दूसरा क्या करता है, ये फास्फेटेज को अटैच करता है, जो ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिवेट करता है, उसमें से जो फास्फेट उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट रिमूव फास्फेट एडेड बाय द ग्लूकागोन, सो बाय रिमेन फास्फेट एक्टिवेट, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव स्टार्ट अपना काम शुरू कर दे, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन स्टार्ट हो जाती है। और अल्फा-1 एंटीजन रिसेप्टर भी जी स्टिमुलेटेड प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, इनका सेपरेट मेटा फास्फोइनोस्टोल फास्फेट को एक्टिवेट करते हैं। नेक्स्ट ये डाइसल्फाइड को एक्टिवेट करते हैं और कार्बोमोडुलिन कैल्शियम प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। जब कार्बोमोडुलिन कैल्शियम प्रोटीन एक्टिव होती है तो डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेज, सो इट विल इनहिबिट द सेम। अल्फा-1 एंटीजन रिसेप्टर भी यही काम करते हैं, बस मेन फंक्शन क्या है उनका, ग्लाइकोजन सिंथेज का फास्फोर को रिमूव करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो ग्लाइकोजन जो हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, उनमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप वो यही है, आपने याद रखना है कि ग्लाइकोजन सिंथेज फास्फोरिलेटेड फॉर्म में इनहिबिट होती है और ग्लाइकोजन फास्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिव होती है। ग्लूकागोन आके दोनों पे फास्फेट अटैच कर देता है, लेकिन ग्लाइकोजन फास्फेट एक्टिव हो जाती है, और इंसुलिन आके दोनों से फास्फेट रिमूव कर देता है, जिस वजह से ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। इस तरह ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। और इसमें बहुत से ट्रिकी क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत से मतलब कि इस पे कॉम्प्लेक्स किस्म के एमसीक्यू बन सकते हैं, कि क्योंकि इनमें थोड़ा फंक्शन ऑपोजिट है, फास्फेट दोनों पे अटैच हो रही है, लेकिन एक एक्टिव हो रहा है कि इनहिबिट हो रहा है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना बस हार्मोन रेगुलेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म किस तरह से ग्लाइकोजन मतलब कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है, और नेक्स्ट ग्लाइकोजन से किस तरह से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में आती है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको रेगुलेट करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था हार्मोन रेगुलेशन।